विद्यार्थियों, विगत दिनों में हमने सामाजिक समस्या की परिभाषा को जाना। हमने ये जाना कि सामाजिक समस्या और व्यक्तिगत समस्या में क्या अंतर है। हमने ये भी जाना कि सामाजिक समस्याओं के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तत्पश्चात हमने आपसे इस संबंध में बात की थी कि अब हम आने वाले समय में भारत में जो भी सामाजिक समस्याएं हैं उनके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। कल की कक्षा में मैंने आपसे भारत में एक गहराई से जुड़ी हुई समस्या, और वो भारत की समस्या नहीं है, विश्व भर में ये समस्या व्याप्त है, वो है निर्धनता या पॉवर्टी की समस्या। इसके संबंध में बात की थी और मैंने कुछ सामाजिक विद्वानों का नाम आपको बताया था जिन्होंने निर्धनता की परिभाषा को दिया। अब अपनी इस बात को हम आगे बढ़ाते हुए निर्धनता के संबंध में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि और ऐसे कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ऐसे कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको जानना हमारे लिए आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं निर्धनता का माप व अभिव्यक्ति। निर्धनता को मापने के लिए विद्वानों द्वारा आधार दिए गए, जैसे कुपोषण, निम्न आय। ठीक है। अब उसके बाद जो मुख्य तौर पे जो बात की गई वो बात की गई फिशर के द्वारा। फिशर ने कहा कि मूलतः हम 3 प्रकार के माध्यमों के द्वारा, 3 आधारों के द्वारा निर्धनता के बारे में जान सकते हैं। उन्होंने पहला कहा राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय में उन्होंने क्या बताया कि राष्ट्रीय आय में संपूर्ण उत्पादन का केवल वह भाग जो किसी वर्ष में उपयोग में लिया जाता है उसे सम्मिलित किया गया। राष्ट्रीय आय के आधार पर किसी देश की प्रगति बताई जाती है। ठीक है। अब उसका उन्होंने दूसरा आधार कौन सा बताया? प्रति व्यक्ति आय। गरीबी को मापने के लिए प्रति व्यक्ति व्यक्तिगत आय पैमाने के रूप में प्रयुक्त की गई। ठीक है। उसके बाद उन्होंने तीसरा आधार बताया प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च। उपभोग पर लोगों द्वारा किया जाने वाला खर्च भी निर्धनता को मापने का पैमाना है। ये बात समझ में आ गई? निर्धनता का माप कौन कौन सा रहा? राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च। आगे बढ़ते हैं और आज हम जानेंगे निर्धनता के कौन कौन से कारण हैं। ध्यान से सुनिएगा, समझने की चेष्टा कीजिएगा और पुनः अपनी उसी बात को दोहराती हूँ। नहीं समझ में आएगा तो जैसा कि पिछले वर्षों में मैंने आपको अपनी कक्षाओं में कहा, आप एक बार नहीं 100 बार नहीं 1000 बार भी मुझसे पूछेंगे, मैं हमेशा आपको उत्तर देने के लिए तत्पर रहूँगी और उत्तर देने के माध्यम आपको पूर्व में ही उपलब्ध करा दिए गए हैं। आपके प्रश्नों को पूछने के माध्यम भी आपको उपलब्ध करा दिए गए हैं। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं निर्धनता के कारणों पर। निर्धनता के कारणों की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं डेविड एलिश की। इन्होंने निर्धनता के 3 कारणों को बताया है। इनके अनुसार व्यक्ति, संस्कृति या उप संस्कृति, जैसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, कल्चर एंड सब कल्चर, और सामाजिक संरचना किसी देश की निर्धनता के उत्तरदायी कारक हो सकते हैं। अब व्यक्ति के बारे में हम चर्चा करते हैं। व्यक्तिवाद सिद्धांत के समर्थक निर्धनता के कारणों को व्यक्ति में देखते हैं। इनके अनुसार किसी व्यक्ति को निर्धनता उसके स्वयं के कारण होती है। क्या कहा उन्होंने? किसी व्यक्ति की निर्धनता उनके स्वयं के कारणों से भी होती है, अर्थात व्यक्ति का निर्धन होना व्यक्ति के गुणों पर निर्भर करता है। क्योंकि यदि व्यक्ति आलसी है, मंद बुद्धि है या अनिपुण है तो हर कीमत पर वो निर्धन ही रहेगा। इस सिद्धांत के समर्थकों का यह भी मानना है कि समाज के लिए निर्धनता स्वस्थ बात है, क्योंकि इस कारण सर्वाधिक प्रतिभावान एवं योग्य व्यक्ति ही जीवित रह सकेगा। आपने एक अपनी 9वीं और 10वीं की कक्षा में एक थ्योरी पढ़ी होगी, डार्विन की सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट।
समहाउ ये बात उसी के इर्द गिर्द घूमती है कि वो क्या कहते हैं। मैं पुनः दोहराती हूँ कि इस सिद्धांत के समर्थकों का यह भी मानना है कि समाज के लिए निर्धनता स्वस्थ बात है। ये आपको अलग सा लगता होगा, कुछ अनहोनी सी बात लगती होगी, लेकिन ऐसा इन समर्थकों का मानना है, क्योंकि इसके कारण सर्वाधिक प्रतिभावान एवं योग्य व्यक्ति ही जीवित रह सकेगा। इस सिद्धांत का दृष्टिकोण प्रोटेस्टेंट आचार संहिता वाला है, जिसकी चर्चा प्रख्यात समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने की, जो ये मानते हैं कि निजी परिश्रम, सद्गुण और ईमानदारी से यदि कार्य को संपन्न किया जाए तो व्यक्तिक सफलता अर्जित करता है। यदि व्यक्ति असफल होता है तो इसके लिए वह स्वयं दोषी होता है। प्रारूपिक पीड़ित दोषारोपण करने वाला मध्यम वर्ग का वह व्यक्ति होता है जिसने यथोचित सांसारिक सफलता प्राप्त कर ली है और जिसके पास अच्छी नौकरी है, साथ ही नियमित आय भी है। स्पेंसर, कार्नेज और लेन इस सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। मैंने हमेशा से आपसे कहा है कि जब भी हम किसी सिद्धांत की बात करते हैं तो उस सिद्धांत के समर्थकों के नाम हमें याद रखने चाहिए। इसलिए मैं पुनः दोहराती हूँ कि व्यक्तिवाद सिद्धांत के प्रणेताओं में से प्रमुख रहे मैक्स वेबर, उसके बाद हम चर्चा कर सकते हैं स्पेंसर के नाम के, कार्नेज और लेन की। अब हम निर्धनता के कारणों पे दूसरी बात करते हैं, दूसरे आधार की बात करते हैं, और वो है निर्धनता की संस्कृति या उपसंस्कृति। निर्धनता की संस्कृति की यह अवधारणा यह संकेत देती है कि आर्थिक परिवर्तनों के बावजूद दरिद्र अपनी संस्कृति या उपसंस्कृति के कारण ही दरिद्र बने रहते हैं। एक प्रसिद्ध विद्वान हैं गुनराल मिरडल। इन्होंने धर्म और उस पर आधारित जाति को निर्धनता का महत्वपूर्ण कारक माना है। धर्म लोगों को निष्क्रिय कर देता है। के.एम. पणिकर के अनुसार भारत में निर्धनता का कारण भारत के सामाजिक रीति रिवाज, परंपराओं, रूढ़ियाँ तथा सांस्कृतिक मान्यताएं हैं। ऑस्कर लेविस, ये नाम आपने पूर्व में भी सुना होगा, ये प्रसिद्ध सामाजिक वैज्ञानिक हैं। इनका मानना है कि निर्धनता की संस्कृति एक विशेष प्रकार की संस्कृति है। निर्धनता को क्या कहा गया? कल्चर ऑफ पॉवर्टी। निर्धनता की संस्कृति एक विशेष प्रकार की संस्कृति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। लेविस मानते हैं, कौन? ऑस्कर लेविस। लेविस मानते हैं कि आर्थिक परिवर्तन होने पर भी इस संस्कृति के कारण निर्धन व्यक्तियों के जीवन में सुधार नहीं आता। रेमंड ऑड चिलमैन इस विचारधारा में विश्वास रखते हैं। अब हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं और निर्धनता के एक अन्य कारण की चर्चा करते हैं, और वो कारण है सामाजिक संरचना। उदारवादी, उग्र सुधारवादी और समाजशास्त्री। कौन कौन? उदारवादी, उग्र सुधारवादी और समाजशास्त्री निर्धनता का संबंध सामाजिक संरचना अथवा अन्यायपूर्ण सामाजिक परिस्थितियों से मानते हैं। इस संप्रदाय के विद्वानों का मानना है कि सामाजिक संस्थाएं, आर्थिक व्यवस्था, निम्न शैक्षणिक उपलब्धता, वापस से दोहरा रही हूँ, निम्न शैक्षणिक उपलब्धता मतलब शिक्षा की पूर्ण रूप से जो उपलब्धता समाज में बच्चों को होनी चाहिए वो नहीं होना, दीर्घकालीन बेरोजगारी निर्धनता को उत्पन्न करती है। समाजशास्त्री हर्बर्ट रोन्स ने 3 प्रकार्यात्मक लाभ तथा आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक बतलाए हैं जो समाज में निर्धन समूह के होने से मध्यम वर्ग को मिलते हैं। क्या बताए हैं? 3 प्रकार्यात्मक लाभ। आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति निर्धनता की संस्कृति या उपसंस्कृति एवं सामाजिक संरचना के अलावा कुछ और भी कारण हैं जो निर्धनता के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, इसमें है आर्थिक कारण। जब किसी देश में अपर्याप्त विकास होता है तो वो निर्धनता का एक प्रमुख कारण बनता है। ठीक है,
पूंजी का अभाव भी निर्धनता का कारण है। पूंजी के अभाव के कारण क्या होगा? औद्योगिक विकास नहीं होगा, क्योंकि औद्योगिक विकास के लिए पूंजी का होना आवश्यक है। अब जब औद्योगिक विकास नहीं होगा, फैक्ट्री नहीं बनेंगी, मिल और कारखाने काम नहीं करेंगे, तो रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हो पाएंगे तो जो निर्धन व्यक्ति है वो किस प्रकार से धन अर्जित कर पाएगा? ठीक है, ये बात आप समझ गए। आर्थिक कारण तो है ही। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? व्यक्ति, निर्धनता की संस्कृति, सामाजिक संरचना, ये तो 3 महत्वपूर्ण कारक हैं ही, परंतु इसके अलावा और जो कारक हैं जिनको हमारे लिए जानना आवश्यक है, उसमें से एक महत्वपूर्ण कारक क्या है? आर्थिक कारक। जब किसी राष्ट्र के पास पूंजी का अभाव होता है, उस स्थिति में निर्धनता की गति बहुत तेज़ी से बढ़ती है। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं जनसंख्या की वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि अपने आप में एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है, जिसके बारे में हम आने वाली कक्षाओं में चर्चा करेंगे। परंतु आज जब अगर हम निर्धनता से उसको जोड़ के देखेंगे तो हम स्पष्ट रूप से जानना चाहेंगे कि वो किस प्रकार से इसको प्रभावित करती है। देखिए, मैं आपको प्रसिद्ध सामाजिक वैज्ञानिक माल्थस की बताई हुई बात तो बताऊंगी, साथ में उसको थोड़ा सा और स्पष्ट करने का प्रयास करूंगी। पहले हम ये जानेंगे कि माल्थस ने क्या कहा था। माल्थस ने अपने लेख एन एसेज ऑन पॉपुलेशन, क्या नाम था? एन एसेज ऑन पॉपुलेशन में तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या को निर्धनता के उत्तरदायी कारकों में से एक महत्वपूर्ण कारक माना। उनका मानना है कि जनसंख्या की तुलना में जब उत्पादन नहीं होता तो आर्थिक संतुलन बिगड़ जाता है। मांग और पूर्ति का असंतुलन मूल्यों में वृद्धि का कारण बनता है, जिससे निर्धन व्यक्ति की क्रय शक्ति और घट जाती है। अब इसे हम समझें कैसे? देखिए, धरती के पास उपलब्ध संसाधन सीमित हैं। भूमिगत संसाधन और भूमि से बाहर जो संसाधन है वो सीमित है। अगर जनसंख्या कम होगी तो उपलब्ध जो संस्थागत साधन हैं उनकी आपूर्ति पूर्ण रूप से हो पाएगी। परंतु अगर मांग बहुत अधिक है, जनसंख्या अधिक होगी तो मांग बहुत अधिक होगी, परंतु संस्थागत जो साधन हैं या जो उपलब्ध साधन हैं, भूमिगत जो साधन है या जो उपलब्ध साधन है, वो कम होते चले जाएंगे। उस जनसंख्या के अनुरूप उस मांग की पूर्ति नहीं हो पाएगी और मांग और पूर्ति का असंतुलन मूल्यों में वृद्धि करेगा और इस स्थिति में निर्धन व्यक्ति की क्रय शक्ति और अधिक घट जाती है। भारत में निर्धनता का ये एक बहुत बड़ा कारण है और भारत ही नहीं, एशियन कंट्रीज़ में ये निर्धनता का एक बहुत बड़ा कारक है। अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर हम चर्चा करेंगे, निर्धनता का संबंध स्वास्थ्य से भी है। स्वाभाविक तौर पर स्वस्थ व्यक्ति अस्वस्थ व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक धन अर्जित कर सकता है। कैसे? अगर आप और मैं स्वस्थ हैं तो हम एक उस व्यक्ति के कंपैरिजन में, उस व्यक्ति की तुलना में जो कि अस्वस्थ है, कहीं अधिक काम कर सकेंगे और जब हम अधिक काम कर सकेंगे तो अधिक धन अर्जन भी कर सकेंगे। ये दोनों ही तथ्य आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी देश में एक बड़ी संख्या में व्यक्ति दीर्घकालीन बीमारी या अस्वस्थकर वातावरण में रहते हैं तो वो बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, जिससे उनके कार्य करने की क्षमता में कमी आती है, जो कि निर्धनता का कारण बनती है। पुनः इस बात को एक बार हम दोहराते हैं कि निर्धनता के कारणों में व्यक्ति, निर्धनता की संस्कृति, सामाजिक संरचना, आर्थिक कारण, जनसंख्या वृद्धि और स्वास्थ्य भी हैं। अब एक और कारण है जिसकी अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो हमारी संपूर्ण बात अधूरी रह जाएगी, वो है सामाजिक कारक। सामाजिक कारकों के अंतर्गत वे कारण आते हैं जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था में असमानता लाने के लिए उत्तरदायी हैं। कौन से हैं वे? भेदभाव, जातिवाद, सांप्रदायिकता,
ये वे कारण हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए किसी राज्य में निरंतर सांप्रदायिक दंगे हो रहे हों तो वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत अधिक प्रभावित होगी, और जब अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी तो जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो निम्न वर्गीय लोग हैं, सभी का आय का स्तर घटता चला जाएगा। और इस तरह की घटनाओं में सबसे अधिक प्रभाव किस पे होता है? जो निर्धन व्यक्ति होते हैं, क्योंकि निर्धन व्यक्ति जिन कार्यों से जुड़े होते हैं वो त्वरित रूप से जब कभी कहीं दंगे होते हैं, मारकाट होती है, सांप्रदायिक दंगे होते हैं या हड़ताल होती है, एक लंबे समय तक हड़ताल होती है, सबसे अधिक प्रभावित जो वर्ग होता है वो निर्धन वर्ग होता है। ये बात तो आप भली भांति जानते हैं। एक और समस्या है, भारतीय परंपराओं में ऐसे अनेकानेक कर्मकांड हैं जिनके औचित्य पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है वर्तमान पीढ़ी को, और जिनका विरोध निरंतर किया जाता रहा है वर्तमान पीढ़ी के द्वारा भी और पूर्व पीढ़ी के द्वारा भी। ये सामाजिक कारण भारत में एक गरीबी का बहुत बड़ा कारण है। आज भी आप जब समाचार पत्र उठाते हैं तो आप ये देखते होंगे, मैं तो वर्तमान अभी की बात कर रही हूँ, आज की बात कर रही हूँ कि पिछले आप 8-10 दिन के समाचार पत्र उठाएं तो आप देखेंगे कि मृत्यु भोज को लेकर बहुत अधिक अलग अलग सामाजिक समूहों में विरोध हो रहा है, क्योंकि मृत्यु भोज, जन्म के पश्चात मुंडन, ये ऐसे कई कारक हैं जहाँ निर्धन व्यक्ति अपनी कैपेसिटी से, अपनी सोच से, अपनी जो उसका जीवन स्तर है उससे कहीं बहुत अधिक वो खर्च करता है। अब वो खर्च करने के पीछे क्या होता है, वो स्वतः खर्च करता है या सामाजिक दबाव उसके ऊपर होता है, ये अलग चर्चा का विषय है। पर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि वो इस तरह का खर्चा करता है, और इस खर्चे के लिए क्योंकि उसके पास संपत्ति नहीं होती, धन नहीं होता, अर्थ नहीं होता, तो इन खर्चों के लिए वो अनावश्यक रूप से कर्ज लेता है, उधार लेता है। अब उस उधार पे जो निरंतर ब्याज चढ़ता चला जाता है, ना तो वो उस ब्याज को उतार पाता, ना उस कर्ज को उतार पाता, और निरंतर वो गरीबी की गर्त में डूबता चला जाता है। यहाँ जब मैंने ये बात कही है तो मैं हमारे बहुत महान नेता पंडित नेहरू जी के वक्तव्य को उल्लेखित करना चाहूँगी, जो उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा था। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया था कि निर्धन व्यक्ति बच्चे के जन्म, मुंडन, विवाह आदि पर उधार लेकर खर्च करते हैं। इससे वे भविष्य में उस कर्ज को ना उतार पाने के कारण और निर्धन हो जाते हैं। हम कल की कक्षा में निर्धनों की समस्याओं की बात करेंगे, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम वापस से जो कुछ हमने पढ़ा है उसे दोहराएं और अपने असाइनमेंट के बारे में भी बात कर लें? हम दोहराते हैं कि फिशर ने, सामाजिक वैज्ञानिक फिशर ने निर्धनता को मापने के 3 आधार दिए। कौन कौन से? राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च। फाइन, यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम निर्धनता के कारण पे। तो निर्धनता के जो कारण है, 3 प्रमुख कारण पहले डेविड ने दिए। डेविड ने कहा व्यक्तिवादी सिद्धांत क्या कहता है कि व्यक्ति अगर अकर्मण्य है, आलसी है, मंदबुद्धि है, तो वो निर्धन रहेगा ही रहेगा, उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। तो व्यक्तिवादी सिद्धांत क्या कहता है कि व्यक्ति अपनी निर्धनता के लिए किसी हद तक स्वयं ही जिम्मेदार होता है। दूसरा क्या कहा गया? दूसरा कारक जो डेविड ने बताया, वो बताया निर्धनता की संस्कृति। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, निर्धनता की संस्कृति। निर्धनता की संस्कृति में जिस बात को उठाया गया वहाँ हम उल्लेखित करेंगे के.एम. पणिकर को। के.एम. पणिकर ने क्या कहा था? भारत में निर्धनता का कारण भारत के सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं, रूढ़ियाँ तथा सांस्कृतिक मान्यताएं हैं। ठीक है, अब आते हैं हम सामाजिक संरचना, जो कि डेविड ने तीसरा कारण बताया, और वहाँ ये बताया कि सामाजिक संस्थाएं, आर्थिक व्यवस्था, निम्न शैक्षणिक उपलब्धता आदि 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 कारण सामाजिक संरचना में जो हैं वो निर्धनता के कारण हैं।
डेविड के बताए हुए इन कारणों के अलावा आवश्यक हो जाता है कि हम कुछ और कारणों के भी बारे में जानें, जो कि मैं आपको पूर्व में बता चुकी हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पुनः हम इसे दोहरा लें। तो आप मेरे साथ ही दोहराएं कि उसके अलावा और कौन सा कारण है। आर्थिक कारण है। आर्थिक कारण में मैंने जैसे आपको बताया कि अगर किसी राष्ट्र के पास, किसी राज्य के पास पूंजी उपलब्ध नहीं है तो औद्योगिक विकास संभव नहीं है। औद्योगिक विकास संभव नहीं होगा, मिल और फैक्ट्री नहीं लगेंगी तो निर्धन व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिलेगा और उनकी निर्धनता बढ़ती जाएगी, उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती जाएगी और उनका जीवन स्तर निम्न से निम्नतर होता चला जाएगा। उसके बाद हमने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जनसंख्या वृद्धि, उसके बारे में चर्चा की और हमने जनसंख्या वृद्धि के संबंध में जिस व्यक्ति को मास्टर माना जाता है, मास्टर मानने का मतलब क्या, जिन्होंने इस विषय पे बहुत अधिक अध्ययन किया है, उनका नाम है माल्थस। माल्थस ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि जब मांग और पूर्ति का असंतुलन होगा और ऐसी स्थिति में मूल्यों में वृद्धि होगी और जब मूल्यों में वृद्धि होगी तो निर्धन व्यक्ति की क्रय शक्ति घटेगी और जब क्रय शक्ति घटेगी तो निर्धनता स्वाभाविक तौर पर बढ़ेगी। फिर उसके बाद हमने ये भी जाना कि निर्धनता का संबंध स्वास्थ्य से है। जिस देश में, जिस राष्ट्र में, जिस राज्य में व्यक्ति स्वस्थ होगा वहाँ पर व्यक्ति और समाज तीव्र गति से उन्नति करेगा। तत्पश्चात हमने जाना कि निर्धनता का एक महत्वपूर्ण कारक सामाजिक कारक है और इस संबंध में हमने जाना कि भारत की जो सामाजिक व्यवस्था में असमानता लाने के लिए जो कारक उत्तरदायी हैं, जैसे जातिवाद, सांप्रदायिकता, ये सारे कारण भी समाज में निर्धन को और अधिक निर्धन करते हैं। अब आपका असाइनमेंट क्या है? आपका असाइनमेंट ये है कि आप मुझे लिखकर ये बताएंगे कि निर्धनता की संस्कृति या उपसंस्कृति, बहुत छोटा सा मैंने आपको काम दिया है, इसलिए काम दिया है कि पहला कदम तो आप बढ़ाएं, क्योंकि इससे पूर्व की कक्षा में जो मैंने आपको असाइनमेंट दिए, बहुत दुख है कि 1 या 2 विद्यार्थियों के अलावा किसी ने उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं नहीं दी। तो एक बहुत छोटा सा असाइनमेंट आपके लिए कि मुझे बताएं कि निर्धनता की संस्कृति या उपसंस्कृति से आप क्या समझते हैं। अब कल की कक्षा में हम चर्चा करेंगे निर्धनता की समस्या की। ठीक है बेटा। अब उसके बाद अगर आपको कोई समस्या है तो बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।